तो प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए। मोशन इन 2D समझ लो स्टार्ट हो रहा है। 1D तो हम बहुत पढ़ चुके हैं उसके बारे में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू पहले लेते हैं। देखो, जैसे कि कोई प्लेन है अगर, तो उस प्लेन से अगर नीचे वो बॉम्ब गिराता है, ठीक है, फाइटर प्लेन है सपोज करिए, तो जो बॉम्ब नीचे गिरता है ना वो ऐसे गिरता है। ये देखिए उसका जो पोजीशन होते हैं वो ऐसे होती है। ये देखिए, ये देखो, जबकि बॉम्ब यहाँ गिराया गया था तो यहाँ से इसको ऐसे नीचे आ जाना चाहिए था, जबकि वो ऐसे नीचे नहीं आया बल्कि ऐसे आया। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये होता है कि जब प्लेन से जिस मोमेंट पे, अरे मुझे एक्सप्लेन करने दो बेटा, मैं जब पूछूंगा तब जवाब देना, है ना। तो ये क्या हुआ कि प्लेन जिस वेलोसिटी से आगे जा रहा था, जिस भी मान लो v वेलोसिटी से आगे जा रहा था, तो जो चीज़ भी प्लेन से नीचे ड्रॉप की जाती है, ठीक है, कोई भी चीज़ ड्रॉप की जाएगी तो वो चीज़ भी उतनी ही वेलोसिटी को एक्वायर कर लेती है। क्लियर है? तो वो प्लेन भी आगे जा रहा है उसी वेलोसिटी से, ये जो चीज़ ड्रॉप की गई है वो भी उसी वेलोसिटी को एक्वायर कर लेती है। फिर धीरे धीरे एयर ड्रैग की वजह से, और भी हमें पता है रेजिस्टिव फोर्सेज हैं हमारे अर्थ पे, उन सब की वजह से धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी में जो है वो कहीं ना कहीं वो वेलोसिटी उसकी स्लो होती है। तो वो जो पाथ एक्वायर करती है वो, मतलब बिल्कुल वो ऐसा होता है जिसको हम इस तरह से पैराबोला बोलेंगे। ये पैराबोलिक पाथ इसीलिए एक्वायर होता है कि वो वेलोसिटी उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो वही रहती है जो उसकी थी, किसकी? प्लेन की थी, है ना। जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में आपको पता है क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन लग रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा जी एक्सेलरेशन काम करता है, सबको पता है, जो कि इसको नीचे ला रहा है, वरना ये ब्लड नीचे आती ही नहीं, सीधे सीधे उसी की डायरेक्शन में चलती रहती। तो वो एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे ये फाइनली नीचे आके ज़मीन पे गिरती है। तो ये वाला जो पैराबोलिक पाथ है वो इसलिए एक्वायर करती है क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही है जो प्लेन को मिली थी, v। इतनी बात समझ में आ रही है कि ये ऐसा पाथ क्यों लेती है? अगर आप चलते हुए प्लेन से कोई भी सामान छोड़ते हैं तो ये ऐसा लेती है। मतलब ये है कि आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे 2D मोशन हो रही है, नो डाउट 2D मोशन हो रही है। मतलब ये दो तरह की मोशंस चल रही हैं यहाँ पे, एक हॉरिजॉन्टल मोशन है, एक वर्टिकल मोशन है। डाउनवर्ड दिखाते हैं इसको, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल मोशन है, एक वर्टिकल मोशन है, ये जा रहा है और ये जा रहा है, लेकिन दोनों मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। क्या ये समझ पा रहे हो? बोलो। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि दोनों मोशन एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रही हैं। ऐसा नहीं है कि वर्टिकल मोशन की वजह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई असर पड़ रहा हो, कोई असर नहीं पड़ रहा है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस जी की वजह से, या हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है उसकी वजह से। दोनों ही मोशन, जो यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन में जो 2D मोशन हम स्टडी करते हैं वो 2D मोशन कह लो या दो 1D मोशंस हैं, ऐसा बोल सकते हो उसको। इसको आप 2D मोशन कहिए या 2 इंडिपेंडेंट 1D मोशंस हैं, दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, बेखबर है दोनों एक दूसरे से, ऐसा कह सकते हैं। मतलब ये अलग वेलोसिटी से अपना काम कर रही है, ये अलग वेलोसिटी से अपना काम कर रहा है, ठीक है, बस साथ में हो रहे हैं, यही कोइंसिडेंट है। बाकी दोनों एक दूसरे की वेलोसिटी पे कोई असर नहीं डाल रहे होते हैं। दो इंडिपेंडेंट मोशन चल रही हैं एक ही टाइम पे, ऐसा ही हो रहा है ना, तभी तो ये वाला पाथ एक्वायर कर रहा है ये। अगर मान लो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई असर डाल रही होती तो ये पाथ थोड़ी ना होता, फिर वो कोई और पाथ होता। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा कि 2D मोशन जो है, ये जो 2D मोशन यहाँ पे चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है और वर्टिकल डायरेक्शन में इसलिए है क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है ग्रेविटी की तरफ से। तो वो दोनों मोशन इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालती हैं। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये इस वेलोसिटी को ना कम कर सकता है ना बढ़ा सकता है। इसी तरह से जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी को ना कम कर सकता है ना बढ़ा सकता है। दोनों एक दूसरे की मोशन से इंडिपेंडेंट हैं। क्लियर? अपना अपना अलग अलग मोशन है उनका, बस साथ करेगा तो बिल्कुल, तो उससे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये कहने का मतलब है। अट्रैक्ट करेगा, पार्टिकल को नीचे लेकर आएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस, मोशन इन 2D क्या है? दो मोशंस को कंबाइन कर दिया गया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एंड दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर।
ठीक है, दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, बेखबर है, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं आप। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आपको पता है हर एक पार्टिकल पे जब वो मतलब ऊपर फेंकते हैं हम किसी भी पार्टिकल को, इसको ही हमने ऐसे ऊपर फेंका तो क्या हुआ, इस पे हर पॉइंट पे ऐसे एक फोर्स लग रहा होगा, नीचे नहीं लग रहा होगा, जैसे यहाँ लग रहा है, बताओ। हाँ, ये पार्टिकल ऐसे चलता गया, ऊपर चलता गया, यहाँ पहुंचा, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट? नहीं, मैक्सिमम हाइट जहाँ वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। हाँ, जीरो हो गई, क्लियर है। फिर उसके बाद वो नीचे आता रहा, लेकिन पूरी मोशन में कहीं पर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हुआ? नहीं, नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा एक फोर्स लग रहा है जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसी फोर्स की वजह से आया है। तब जब कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन काम करता है, हम सब जानते हैं। ठीक है, जिसको हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। माइनस में इसलिए ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है रेफरेंस पॉइंट कुछ भी मानिए आप, ऊपर प्लस मान लीजिए तो नीचे माइनस लेंगे, सब पता है। अब ये बताइए कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी पार्टिकल अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो एक वर्टिकल वेलोसिटी होगी नहीं होगी उसके पास, जैसे यहाँ दिखाया गया है वी मान लेते हैं। तो ये देखिए, आपको पता है ना, इसकी वजह से भाई टू डायमेंशनल मोशन है तो टू डायमेंशनल एक्सेल वो भी होगा, उसके अंदर वेलोसिटी भी होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपको पता है वाई एक्सिस लेते हैं ना, वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में एक्स लेते हैं, वर्टिकल में वाई लेते हैं। तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी जो मानी है वर्टिकल डायरेक्शन में वो क्या मानी है, वी वाई मानी है, देखो ध्यान से, है ना। अब यही वेलोसिटी धीरे धीरे ऊपर जाते जाते कम होती जाती है और फाइनली एक पॉइंट पे जीरो हो जाती है, वहां पे पार्टिकल टर्न करता है, ये सब याद है ना, और फिर वो नीचे आता है। क्लियर है, बताओ यहाँ जो लिखा हुआ है सब हाँ, ये वेलोसिटी ऊपर जा रही है ना, तो इसको एक्सेलरेशन तो इस पे नीचे की तरफ लग रहा है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाएगी, फिर क्या होगी, अल्टीमेटली जीरो हो गई, और उसके बाद नीचे की डायरेक्शन में इंक्रीज होने लगेगी। देखो वैसे ही एरो भी बने हुए हैं, एरो से दिख रहा होगा, ये एरो छोटा है, ये एरो उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और ये क्या दिखा रहा है, देखो बड़े से छोटा हो रहा है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, क्लियर है। तो ये मोशन हम जानते हैं ना, ये वाला 1D मोशन जो होता है, जब पार्टिकल ऐसे ऊपर जाता है तो ऐसे नीचे आता है। क्लियर है। तो वाई कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो चेंज हो रहा है ना, रीजन क्या है, रीजन है उसकी तरफ नीचे की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन। जब जब एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा। क्लियर है। तो यहां पे देखिए, अब आपको साफ साफ दिख रहा है क्या, इस पूरी मोशन में उस पार्टिकल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वो चेंज हुई क्या, देखो ध्यान से, नहीं चेंज हुई। दो वेलोसिटीज है ना हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जैसे आपने बॉल ऐसे फेंकी तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे कर रही है, उस प्रोजेक्टाइल मोशन का एक पिक्चर यहाँ आपके सामने स्नैपशॉट बनाया गया है जो दिखा रहा है कि वर्टिकली तो वेलोसिटी चेंज हुई, जीरो हुई, फिर इंक्रीज होके नीचे आ गया वो, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरी मोशन में, थ्रू आउट द मोशन में कोई चेंज नहीं आया। रीजन क्या है, कोई बताएगा रीजन क्या है? हाँ, इंडिपेंडेंट है, एक बात हो गई। दूसरी एक और बड़ा रीजन ये है कि वेलोसिटी को चेंज करने वाला कंपोनेंट गायब है। कौन है वेलोसिटी को चेंज करने वाला? एक्सेलरेशन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना इधर कोई एक्सेलरेशन है और ना ही इधर कोई एक्सेलरेशन है। जब यहां कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं आगे पीछे, तो वेलोसिटी कैसी होगी बताओ? कांस्टेंट होगी, है ना। हाँ, जिसमें कोई चेंज ना हो, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द मोशन, इस पे कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा होता, यही लिखा हुआ है। सिंस देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देयर इज नो चेंज इन द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। क्लियर है, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, यही बताया जा रहा था। आपको पता है जो कोई भी पार्टिकल अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, पीछे चलते हैं, अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो इधर भी वेलोसिटी है और ऊपर भी वेलोसिटी है, तो आपको पता है वो ना ऊपर जाएगा और ना इधर जाएगा। कहां जाएगा? वेक्टर में पढ़ा है हमने, रिजल्टेंट 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 रिजल्टेंट। हाँ, तो इनका जो रिजल्टेंट इनके बीच में ही आ रहा होगा कहीं पे, मुझे नहीं पता कहां आ रहा है, लेकिन बीच में ही आ रहा होगा, है ना। तो वो बीच में ही जाएगा, ये हमें कंफर्म है। क्लियर है। तो वो बीच में ही जा भी रहा है, आपको दिख भी रहा है, देखो हर पॉइंट पे ऐसे ही, इसीलिए तो ऐसे जा रहा है नीचे।
तो अब जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इसके जो x कंपोनेंट है उसमें हम cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और y कंपोनेंट कैसे निकालते हैं उसमें, हाँ वी वाई। तो एक्चुअल में वी वाई नहीं है, वी वाई साइन थीटा है, जहां पे लिखना चाहिए पूरी तरह से वी एक्स कॉस थीटा। इन दोनों का रिजल्टेंट है जो इसको किसी डायरेक्शन में ले जा रहा है और एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करा रहा है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो यहाँ पे क्लियरली दिखा भी दिया गया आपको। कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन अगर करेगा तो उसमें दो कंपोनेंट वेलोसिटी के हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको खींच रहा है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में खींच रहा है। इन दोनों कंपोनेंट के बगैर वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर ही नहीं सकता। ऑब्वियस सी बात है। अगर उसको रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाना है तो उन रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट भी तो होने चाहिए, है ना? बोलो भाई, रिजल्टेंट होने के लिए तो कितना लॉजिकल बात है कि अगर कोई ऐसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो आप सिंपली बता देंगे कोई ऐसे मूव कर रहा है, सपोज करो कोई ऐसे मूव कर रहा है, आप तुरंत बता देंगे देख के कि इसका मतलब इस पे एक वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, है ना? बता देंगे, तभी तो इसको बीच में ले जा रहा है वो। हाँ, तो प्योर वर्टिकल मोशन या प्योर हॉरिजॉन्टल मोशन, इसमें कंपोनेंट की जरूरत नहीं होती है। हम जानते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिफाइंड है कि इधर पार्टिकल 1D मोशन में इन दोनों में जा सकता है, ये प्योर जेड वाली डायरेक्शन यानी थर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है। लेकिन इन जब दोनों के बीच में कोई मोशन हो रही है, ठीक है, तो आप पक्का उसके रिजॉल्व करेंगे, उसके दो कंपोनेंट निकालेंगे और वो मोशन 1D मोशन नहीं हो सकती, वो मोशन हमेशा 2D मोशन होगी या तो 3D मोशन होगी। क्लियर है? तो हम 2D मोशन के बारे में समझ रहे हैं। अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है दिस इज ऑल्सो अ 2D मोशन। 2D मोशन है तो इसके कंपोनेंट हमने रिजॉल्व किए कि x डायरेक्शन में है कंपोनेंट आपका u cos थीटा और y डायरेक्शन में कंपोनेंट है u sin थीटा। अगर हम u इनिशियल वेलोसिटी मान रहे हैं, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी दी गई होगी। अब ये भाई साहब ऊपर जा रहे थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो y कंपोनेंट है वो तो 0 हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट याद है, मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट विल बी 0, लेकिन u कंपोनेंट तो अभी भी u cos थीटा ही बना हुआ है थ्रू आउट द मोशन। क्लियर है? दिख रहा है हमें? अब देखिए ध्यान से, हम सब जानते हैं कि अगर प्योर वर्टिकल मोशन हो रही हो, ध्यान से सुनो, अगर प्योर वर्टिकल मोशन हो रही हो, एक पार्टिकल प्योरली वर्टिकल मोशन कर रहा हो और एक सर्टेन हाइट पे जाता है जहां पे उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, तो यहां पे अगर हम नीचे से मान लो u वेलोसिटी से फेंका गया है, तो अगर हम पता करना चाहें नीचे से ऊपर जाने में टाइम कितना लगा, तो कैसे पता करेंगे? फॉर्मूला होता है v, क्या फॉर्मूला होता है? v इज इक्वल टू u प्लस AT। इसको आप GT में कन्वर्ट करेंगे तो u माइनस GT लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए v तो 0 हो रहा है ऊपर जाके, तो v को 0 कर देते हैं, v हो गया 0, ये बचा u माइनस GT। तो कितना टाइम निकला यहाँ से? टाइम निकला t इज इक्वल टू u बाई जी। तो इनको यहां से ऊपर तक जाने में जो टाइम लगा यहां से यहां तक वो है u बाई जी। अच्छा, जाने में जो टाइम है वही टाइम आने में लगेगा यहां नीचे, तो इधर भी u बाई जी, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? यहां से गए, अपनी फ्लाइट पकड़ी, फिर नीचे आ गए, जोड़ दीजिए दोनों को, ऐड कर दीजिए, है ना? तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया आपका 2u बाई जी। कितनी, हाँ, नीचे से ऊपर जाने में और आने में जितना टाइम लगा। तो ये 1D मोशन में हम पढ़ते थे कि टोटल टाइम आता था यहाँ से, टोटल टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हैं, जितनी देर आप ऊपर फ्लाइट लेकर गए फिर नीचे आ गए, वो 2u बाई जी आता था। अब यहाँ आ जाइए, आपसे अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में ये बात पूछे कि ये पार्टिकल कितने टाइम तक हवा में रहा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी ये ऐसे जाके और फिर वापस आ गया, तो आपको पता है जितना टाइम यहां से यहां जाने में लगा होगा, O से A तक जितना टाइम लगा उतना ही टाइम A से B तक लगा होगा। ऑब्वियस सी बात है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो उतना ही टाइम लगेगा। अब आप देखिए, सेम यही फॉर्मूला यहां पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल मोशन अलग हो रही है, वर्टिकल अलग हो रही है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे कोई असर नहीं डालती है। तो अगर हम इस वाली प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें तो उसमें सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी को ही कंसीडर किया जाएगा, हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो इस डायरेक्शन में ही ले जा रही है पार्टिकल को, ऊपर से मतलब ही नहीं है उसका। तो यहां पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ का अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, यहाँ से यहाँ जाना फिर यहाँ से यहाँ आना, वो बिल्कुल सेम होगा, बस वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट ले लेंगे वेलोसिटी का, क्योंकि पूरी वेलोसिटी तो वर्टिकल डायरेक्शन में काम नहीं कर रही है, कुछ वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल में भी काम कर रही है ना, तो इसलिए कंपोनेंट लेंगे, हिस्सा, टोटल वेलोसिटी का कितना हिस्सा इसको वर्टिकल मोशन करा रहा है, वो कितना हिस्सा है बेटा, u sin थीटा के बराबर है। तो u की जगह पे बस आ जाएगा u sin थीटा अपॉन g। बोलो इतना क्लियर है? ये हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है? अच्छा, अब इधर वापस फिर आते हैं, क्या हम मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में? इससे बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितनी आएगी मैक्सिमम हाइट, कैसे निकालेंगे?
तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये फॉर्मूला है। यहाँ अगेन आप क्या कर देंगे, v को 0 रखेंगे, यू स्क्वायर माइनस 2gh, यहाँ से h निकल के आ जाएगा आपके पास यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये h मैक्स का फॉर्मूला आ गया, यू स्क्वायर अपॉन 2g जो आप पढ़ते थे, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी में। h मैक्स यहाँ भी आप निकाल सकते हैं कि भाई मैक्सिमम हाइट कितनी गेन की होगी उसने, ये है h मैक्स आपकी। अगेन यहाँ पे आपको वर्टिकल कंपोनेंट लेना है खाली, तो वो हो जाएगा यू स्क्वायर और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, क्योंकि यू साइन थीटा रख देंगे, यू की जगह पे यू साइन थीटा रखेंगे तो h मैक्स आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगेन हमने क्यों लिया कंपोनेंट, क्योंकि सिर्फ उतना हिस्सा वेलोसिटी का इसमें काम कर रहा है, बाकी हिस्सा किधर काम कर रहा है, यहाँ पे 2D मोशन है ना, तो दो तरह की मोशन हो रही है। हम तो एक ही वाली निकाल रहे थे पहले, तो वो वाली निकाल रहे थे, तो उसमें हमें सिर्फ वो वाला हिस्सा लेना है। वो हिस्सा कितना है, यू साइन थीटा है, तो इसलिए हमने यू साइन थीटा ले लिया। इस मामले में पूरा हिस्सा काम कर रहा है एक ही डायरेक्शन में ले जाने में। यहां वेलोसिटी दो टुकड़ों में बट गई है, एक वेलोसिटी काम कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक कर रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं हम। क्लियर है इतनी बात। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल रेंज भी हमसे पूछे कि बताइए, अच्छा वर्टिकल में तो बहुत निकाल लिया, अब हॉरिजॉन्टल रेंज बताओ, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला। क्लियर है। डिस्टेंस कोई हम रेंज बोल रहे हैं तो रेंज लिख लेते हैं, यहां हमने लिखा रेंज इक्वल टू स्पीड कितना है, यहां से यहां जा रहा है तो एक ही कंपोनेंट वेलोसिटी का काम कर रहा है, u cos थीटा वही स्पीड है, इनटू टाइम, टाइम तो वही लगेगा, टाइम दोनों में बराबर होगा, तो टाइम हमने वही ले लिया 2u sin थीटा अपॉन g। क्लियर है। अब यहां से हमने आपको बताया था कि u स्क्वायर एक पास आ गया और 2 sin थीटा cos थीटा को हमने एक पास कर लिया अपॉन g हो गया। अब ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाँ 2 sin 2 थीटा, तो रेंज आ जाएगी आपकी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन की u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, टोटल टाइम जो लगेगा उसको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वो 2u sin थीटा अपॉन g, और रेंज जो आएगी आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज वो कितनी आएगी, वो आएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये क्या हुआ, अपने आप बंद हो गया, हाँ अब दिख रहा है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया सबको, बताओ कोई डाउट। चलिए आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब हम लोग, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए, क्या पीछे भी मिस हो गया क्या कोई क्वेश्चन, नहीं बस यही है। कितना आया, बहुत आसान है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला, कितना 2u बाई जी, बस फॉर्मूला रख दीजिए, 2 इंटू कितना है वेलोसिटी 98 और ये होता है 9.8, ये एक जीरो यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 10, आंसर आ गया 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इफ अ बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा टू हॉरिजॉन्टल, थीटा इज लेस देन 90, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। सब बच्चों क्लियर है ये, जल्दी बताए सभी लोग। कह रहा है कांस्टेंट क्या रहता है हॉरिजॉन्टल उसमें वर्टिकल, हाँ चलिए बताइए जल्दी से। ट्रेजेक्ट्री हमेशा पैराबोला होती है, ठीक है, ध्यान रखना, बता चुके। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, एक ही क्वेश्चन में कितनी चीजें आपसे पूछ ली हैं, सब आप ट्राई करिए जितने फॉर्मूले बताए थे। बाकी लोगों का मतलब रेंज नहीं आ रही है ऐसी, ये जो निकाल ये नहीं आ रही है, गलत है इसका मतलब, ये गलत है, ये भी गलत है, बी भी गलत है ना तुम्हारे हिसाब से, और डी तो गलत है ही है। चलो भाई सबसे पहले रेंज से ही चेक करते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी,
है ना, दोनों की निकालनी है हमें। तो आर ए आर बी, तो पहले आर ए की निकालते हैं। बताइए आर ए के लिए एंगल कितना है, 30 है, और ठीक है 30 है। यू तो डिवाइड करोगे तो कट ही जाएगा, जी भी कट जाएगा। बोलो, अरे भाई आर ए बाई आर बी अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट करें तो सिर्फ एंगल का ही तो रेशियो लेना होगा। तो एंगल में आर ए कितना आएगा, साइन 2 थीटा। आर ए का मान लो थीटा ए है और डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा बी, बाकी सब तो कट जाएंगे, सेम होंगे। क्लियर है? हाँ, अब देखें यहाँ पे साइन 2 थीटा ए 30 है तो साइन 60 हो जाएगा। भाई 30 है ना थीटा, तो थीटा डबल करेंगे 60 हो जाएगा। नीचे कितना आएगा, हाँ 120। क्लियर है? साइन 60 कितना होता है पता है, √3/2। साइन 60 होता है √3/2। साइन 120 कितना होता है, हाँ तो cos 30 होता है √3/2। सेम कैंसिल हो गया, इसका मतलब रेंज आ गई आर ए रेशियो आर बी विल बी इक्वल टू 1:1। इसका मतलब पहला बिल्कुल सही है। देख लीजिए ध्यान से। अब दूसरे पे चलते हैं, मिटा दें इसको, देखो जल्दी से। हाँ देखिए, अब दूसरा क्या पूछ रहा था, दूसरा हमसे पूछ रहा है एच मैक्स। तो एच मैक्स का फॉर्मूला जल्दी बताओ। अरे एच मैक्स का फॉर्मूला बताइए। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, है ना, अपॉन 2g अपॉन 2g। अब बताइए इसमें सब क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, u वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, दोनों में। तो अब देखिए एच ए अपॉन एच बी डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ले लेते हैं किसके साथ, भाई साइन 30 के साथ ना, और नीचे क्या आएगा 60 के साथ। तो साइन 30 यानी 1/2 का स्क्वायर, और साइन 60 यानी √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/4, और यहाँ से आएगा √3/4। 4 कैंसिल हो गया, आया 1/3। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, हो गई गलती, आज बहुत गलती हो रही है। ये देखो ठीक है, तो कितना आएगा एच ए, नहीं आ रहा है, आ तो गया, सही तो है भी, क्या नहीं आ रहा है। अरे मतलब मैं समझ रहा हूँ आंसर नहीं, बार बार कौन, हाँ देखो आ गया ना एच ए एच बी का रेशियो सेम जितना आना था, ये भी सही है, इसका मतलब दूसरा भी सही है। अब अगर दो सही हो गए ना तो फिर यही ऑप्शन सही हो सकता है डी, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। कॉमन सेंस लगाओ, तो इसका मतलब सी तो सही होना ही होना है। तो अब सी को भी देख लेते हैं, चलो सी में क्या निकालना था, सी में निकालना है आपको टाइम। अच्छा क्यों नहीं हो सकते, दे रखे हैं जब तो क्या निकालना है सी में, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, अरे बहुत आसान था, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो टी ए अपॉन टी बी निकालते हैं, चलिए टी ए अपॉन टी बी में ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। साइन थीटा यानी साइन 30, ऊपर वाले के लिए 30 है, नीचे वाला 60 पे है। तो ये तो बहुत आसान सवाल था, ऊपर 1/2 हो जाएगा, नीचे आएगा √3/2, ठीक है, 2 कैंसिल हो गए, आ गया 1/√3, ये भी सही है। तो आसान क्वेश्चन था, तुम लोगों को कर लेना चाहिए था, गलती है तुम लोगों की, किया नहीं। डी सारे सही हैं, ये भी सही है आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलो भाई ये क्वेश्चन, At what angle to the horizontal should an object be projected so that the maximum height reached is equal to horizontal range? कह रहा है एंगल पूछ लिया है आपसे, किस एंगल पे प्रोजेक्ट करें कि आपकी मैक्सिमम हाइट जो हो वो रेंज के बराबर हो जाए। कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में कह रहा है वैसे ही कर दो, मैक्सिमम हाइट को रेंज के बराबर कर दो और आपको एंगल पता चल जाएगा। देखो कैसे, जो क्वेश्चन में कह रहा है मैक्सिमम हाइट क्या होती है, जल्दी बताओ मैक्सिमम हाइट क्या होती है, अब रटे होने चाहिए कुछ, अपॉन 2g। रेंज बताओ क्या होती है, u स्क्वायर
कह रहा है एच मैक्स बराबर हो जाएगा रेंज के, बोलो कह रहा है, कर दो बराबर, जो कह रहा है वही कर दो। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, आप ध्यान से देखिए अगर उसको। यू कैंसिल, जी कैंसिल, अच्छा ठीक है, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अच्छा साइन 2 थीटा को खोल लो, क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अभी हमने बताया था पीछे आपको। अब देखिए साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा एक स्क्वायर से, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अच्छा अब आपको पता है यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा के नीचे कर लो ये वाला कॉस थीटा, बिल्कुल कर सकते हैं, और इस 2 को इस दूसरे 2 के पास भेज दो तो ये होगा 2 × 2 यानी 4। अब बताइए साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 4। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। देखो कितना आसान सवाल था, देखने में लग रहा था इतना भारी भरकम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है तो इसको अभी हम छोड़ते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है 10th की क्लास का। ठीक है, इसमें ऑप्शन ऐसे भी हो सकता था कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4, ये एक ही चीज है दोनों, इसको उधर ले गए तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको।